Hello everyone. So in the last time we have done this particular part. We have created this example to class file and then we have compared two variables, two values x and y, right? So if x is greater than equal to y, then x is larger, otherwise y is larger. So we have completed this particular part, the last session. Now what we can do is we try to execute it. तो हमने यहाँ तक देखा था, हम cd स्लैश करके हम रूट डायरेक्टरी पर आए थे। इसके बाद हमने हमारा जो भी प्रोग्राम का फाइल है कि जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम रखा है, सोर्स कोड रखा है, उसका पाथ हमने दिया और वहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमें सेट पाथ करना था, तो सेट पाथ करने के लिए हमने जहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन है जेडीके का, वो इंस्टॉलेशन की तरफ गए हम, जेडीके 16 वहाँ पर भी इस पाथ को हमने कॉपी किया वहां से और सेट पाथ के लिए हमने यहाँ पर लाके रख दिया। ठीक है? और इसके अंदर हमें स्लैश करके क्या देना है, बिन। डबल कोटेशन कंप्लीट किया, एंटर किया, तो पाथ सेट हो चुका है। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, लास्ट सेशन में आपने बताया था कि बार बार आपको पाथ देने की जरूरत नहीं होती है, बराबर है। लेकिन जब हम कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो हमें सेट पाथ करना पड़ता है। जब तक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एक्टिव है तब तक ये सेट पाथ एक्टिव रहता है। जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट करते हैं उस समय जो सेट पाथ किया हुआ होता है वो लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे नेक्स्ट सेशन के लिए, उस समय आपको फिर से सेट पाथ करना पड़ेगा। दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। So each and every time when you close the command prompt and restart it or begin from the scratch, you have to give the set path command. It is required. और सेट पाथ हमेशा उसी लोकेशन पर करना है जहां पर आपने अपने सोर्स कोड को मतलब प्रोग्राम फाइल को रखा है। तो आपको सी ड्राइव पर यदि आप सेट पाथ करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली सेट पाथ कमांड रखोगे तो कुछ मतलब नहीं है। आपको पहले क्या करना है, डी ड्राइव तक आना है। तो आपको सी डी स्लैश करके आप बेसिकली सी पर आओगे, वहां से आप डी पर जाओगे और बाद में डी ड्राइव का पाथ देके आप वहां तक पहुंचोगे जहां आपका प्रोग्राम कोड रखा है और उसके बाद सेट पाथ करोगे। यदि आपने ई ड्राइव पर रखा है तो ई ड्राइव में जहां पर आपका प्रोग्राम कोड है, सोर्स कोड है, उस फोल्डर तक जाओगे और उसके बाद उस फोल्डर मिलने के बाद आप सेट पाथ करोगे। तो सेट पाथ वहीं पर करना है जिस फोल्डर में आपने अपने प्रोग्राम कोड को मतलब सोर्स कोड को रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको बार बार। इसके बाद आपने सेट पाथ करने के बाद आपको कमांड फायर करनी है जावा सी और बाद में क्लास का नाम या आपके फाइल का नाम। इस केस में ये एग्जाम्पल टू है, आप देख सकते हो यहाँ पर नोटपैड में मैंने ओपन करके रखा है, एग्जाम्पल टू इज द क्लास नेम। तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल टू डॉट जावा। जैसे आप एग्जाम्पल टू डॉट जावा करते हो मतलब जावा सी कमांड से कंपाइल करते हो, वैसे ही आपका जो भी फोल्डर है डी ड्राइव में जहां आपने से बनाया हुआ है इस प्रोग्राम्स फोल्डर में आपने बनाया हुआ है, वहां पर डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। ये तो पहले नहीं थी, ये अभी बन गई। आप इसका टाइमिंग भी दे सकते हो 16:49, तो 4:49 पर, और अभी सिस्टम का टाइमिंग वही है 16:49। उसी टाइम पर ये बन गई। तो अभी अभी मैंने कंपाइल किया था, कंपाइल करने के बाद ये डॉट क्लास फाइल बन गई। डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली बनती है और कौन बनाता है, हमारा जावा कंपाइलर बनाता है। और जावा कंपाइलर कहाँ रहता है, हमारे जेडीके के अंदर रहता है। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हमारे लिए जेवीएम बन जाता है, जावा वर्चुअल मशीन हमारे लिए बनता है। और ये जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ये कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है। तो जेडीके के अंदर ये जावा कंपाइलर अपना काम करता है। तो डॉट क्लास बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे जावा कंपाइलर की। ठीक है, तो जैसे ही आप जावा सी को फायर करोगे वैसे आपका डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। और इसके बाद आपको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड दोगे जावा और फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द फाइल। नेम ऑफ द फाइल इज एग्जाम्पल टू, एंटर।
दो नंबर एंटर टू नंबर्स की कमांड आएगी 45 लेट अस सपोज एंड 32। तो आपको आउटपुट मिला है, देखो x इज लार्जर बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 45, वैल्यू ऑफ y इज 32, सो x इज लार्जर। यदि आपने फिर से इसे रन किया और कुछ अलग वैल्यूज दी, लेट अस सपोज 43 एंड दूसरी वैल्यू दी 66, तो क्या आएगा आउटपुट? y इज लार्जर। क्योंकि x की वैल्यू 43 है, y की वैल्यू 66 है, दैट्स व्हाई y इज लार्जर। तो हमने केवल सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किए। आपके लिए नया क्या है? आपके लिए इनपुट पैरामीटर्स लेना ये नई चीज है। स्कैनर का यूज ये नया है। पहले तो आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो हमने यहाँ पर बनाया स्कैन ऑब्जेक्ट। और इसे बनाने के लिए हमें ये न्यू ऑपरेटर लगता है, जो न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर का यूज करके स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम आता है, ये सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे बाद। इसके बाद हमने एक मैसेज दिया है यूजर के लिए, एंटर टू नंबर्स, और नेक्स्ट इन मेथड का यूज करके हमने इनपुट को लिया है। ये जो इनपुट आया है, ये हम इनपुट एक्स एंड वाई वेरिएबल में स्टोर कर। यदि आपको कैस्केडेड इफ एल्स यूज करना है, कैस्केडेड, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन आप एक्स इज लार्जर प्रिंट करो। एल्स आप और एक चीज देख सकते हो, एल्स एक्स इज लेस देन वाई, एलसीफ है यहाँ पर। यहाँ एक कंडीशन थी, यहाँ पर भी कंडीशन देनी थी, इसलिए हमने एलसीफ यूज किया, वाई इज लार्जर। और लास्ट केस क्या है हमारी, यदि एक्स एंड वाई दोनों इक्वल है, तो यदि फर्स्ट पार्ट में नहीं गया ये, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई नहीं है, दूसरे पार्ट में एक्स इज लेस देन वाई है, ये भी नहीं है, मतलब एक्स ग्रेटर भी नहीं है, एक्स लेस भी नहीं है, मतलब एक्स एंड वाई क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एक्स एंड वाई आर बोथ आर इक्वल। इक्वल। तो ये तीनों केस हमने देखे, आइदर ग्रेटर है और लेस है और इक्वल, इक्वालिटी भी देखी है। तो यहाँ पर जो बनता है, जहाँ पर इफ के बाद एल्स इफ आता है और लास्ट में एक एल्स आता है, इसे बोलते हैं इफ एल्स लैडर, इज कॉल्ड एज इफ एल्स लैडर। नोट डाउन इट। तो आप इफ एल्स की लैडर भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी कंडीशंस होगी, एक के बाद एक के बाद एक, और बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो हम इफ एल्स की लैडर यूज। अब हम इसे स्टोर करेंगे और फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यदि हमने कोड में यदि चेंज किया है, यहाँ पर हमने सोर्स कोड में कुछ चेंज किया है, यदि हमने सोर्स कोड में यदि चेंज किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फिर से कंपाइलेशन करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, याद रखो, अदरवाइज डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी। यदि आपने कंपाइल नहीं किया है फिर से, तो डॉट क्लास फाइल वही रहेगी। आपने तो सोर्स कोड में चेंज किया था, उसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने कंपाइलेशन नहीं किया है। तो यदि आप सोर्स कोड में कुछ चेंज करते हो, वो माइनर चेंज भी होगा, तो आपको फिर से डॉट क्लास फाइल बनानी है। और डॉट क्लास फाइल बनाने के लिए हमें जावा सी कमांड यूज करनी है। कंपाइलेशन फिर से करना है, याद रखो हमेशा, टू डू द कंपाइलेशन अगेन। तो मैंने एंटर किया, कोई भी एरर्स नहीं है, इसके लिए कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका। जैसे कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ, हम क्या करेंगे, अब कंपाइल्ड वर्जन को हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए फिर से वही काम करना है, कमांड देनी है जावा, बाद में फाइल का नाम और क्लास का नाम, विदाउट एनी एक्सटेंशन, एंटर टू नंबर्स। अब इस समय हम दोनों नंबर इक्वल डालते हैं, 21 21, तो हमें आउटपुट मिल रहा है, देखो बोथ आर इक्वल। बाकी भी केसेस आप देख सकते हो, फिर से आप कंपेयर करने की जरूरत नहीं, अब नया कुछ चेंज नहीं किया, 21 34, y is larger, and one more case is there, let us suppose 23 and 11, then x is larger. All the three cases we have seen, if they are equal, if y is larger, and if x is larger. The new thing is that this particular if else land. Okay. So now let us suppose, this is for your purpose. If you are having a three variables x, y, and z, and you have to compare these three variables, and you have to identify which variable or which number is the largest number out of these three numbers x, y, and z. So you can do it by using a multiple use of this
इफ एल्स स्टेटमेंट।